So welcome, good evening to all. In today's session, we are going to see the important points from NMR spectroscopy. So NMR means nuclear magnetic resonance. There are two types of NMR. Actually, nuclear magnetic resonance के दो type होते हैं. First one is your proton magnetic resonance. PMR. P means proton, M means magnetic, R means resonance. And second one is CMR. CMR means carbon magnetic resonance. It is nothing but the spectroscopy in which the radio frequency waves are used to induce the transition between magnetic energy level of the nuclei in a molecule. The magnetic energy are created by keeping the molecule or nuclei in a magnetic field. In absence of magnetic field, spin state of nuclei are degenerate, means they are having same energy and their transition is not possible. When magnetic field is applied, the separate level radio frequency radiation can cause transition between the energy level. So what is NMR spectroscopy over here? So NMR spectroscopy is nothing but the spectroscopy in which there is a absorption of radio waves. Okay, so there is a absorption of radio waves in case of NMR spectroscopy. Now absorption कैसे होता है, क्यों होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम में होता है आपका न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ठीक है, सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, तो न्यूट्रॉन्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जो रिवॉल्व करते हैं आपके एटम के राउंड रिवॉल्व होते रहते हैं. और प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, जो प्रोटॉन्स जो थे, सो एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. So there are two things you have to be clear about this thing. जो मॉलिक्यूल होता है, एटम होता है, एटम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं उसके सराउंडिंग में. ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ दैट कंटिन्यूस रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो देयर इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो उसको बोलते हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है उसका, हर एक एटम का, ड्यू टू रिवॉल्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अराउंड द प्रोटॉन्स. ठीक है, तो जो रिवॉल्व होते रहते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. अभी अगर आपने वो मॉलिक्यूल, वो एटम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, बाहर से कोई मैग्नेट आया और मैग्नेट के बीच में रख दिया उसको, अभी जो उसका जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और आपने जो मैग्नेट के जरिए आपने जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दिया है, सो इफ दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एटम का, इफ इट अलाइन और इट सपोर्ट्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं हो सकता है कि जो एटम का मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाएगा, मतलब उसी डायरेक्शन में हो जाएगा. या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है कि दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम विल अपोज टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैचेस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एटम, देन देयर इज एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स. ठीक है, उसमें जो एनर्जी लेवल होता है उसमें चेंज होता है. सो इट इज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स induce a transition between magnetic energy levels of nuclei in a molecule. ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, एटम होता है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन रिवॉल्व करते हैं प्रोटॉन के ऊपर. ड्यू टू दैट रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ मैग्नेटिक एनर्जी in the atom. Okay, now what happens in this nuclear magnetic resonance, the radio frequency waves induce the transition between magnetic energy level of the nuclei in the molecule. So every molecule has a two magnetic energy levels. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक एनर्जी वहां पर रहता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी. तो उसमें दो रहता है, एक तो पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है. टू एनर्जी लेवल्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल. वन इज positive energy level and one is negative energy level. So negative energy level is known as a, जो negative energy level होता है और positive energy level, उसमें डिफरेंस होता है, स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है. सो देयर इज अ चेंज इन दिस एनर्जी लेवल अपॉन द रेडियो फ्रीक्वेंसी, अपॉन द एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी. अगर आपने वो एटम अगर दूसरे मैग्नेट में रख दिया तो क्या होता है कि उसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो भी होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा. देयर आर टू मैग्नेटिक स्टेट इन द एटम. ओके, एंड इफ यू प्लेस दैट एटम इन द external magnetic field, so there are two chances. So first, induced magnetic field of atom will either align with the external magnetic field or it will oppose the external magnetic. There is a transition between lower magnetic energy level to the higher magnetic energy. जैसे आपका प्लस एनर्जी लेवल होता है, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी लेवल, एंड नेगेटिव माइनस मैग्नेटिक एनर्जी लेवल. ठीक, तो उसमें का जो माइनस नेगेटिव मैग्नेटिक एनर्जी लेवल जो होता है एटम का, उसको बोलते हैं अपन हायर एनर्जी लेवल. और जो प्लस मैग्नेटिक एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूल का और एटम का, उसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल. ठीक है, तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक
फील्ड में आप रखते हो उसे, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन फ्रॉम lower energy level to higher energy level upon the absorption of radio waves, and this is recorded in the nuclear magnetic resonance. Okay, so again, so it is a spectroscopy in which radio frequency waves induce the transition between the magnetic energy level of the nuclei in the molecule. The magnetic energy level are created by, now ये magnetic energy level कैसे बनाते हैं, it is created by keeping a nuclei in a magnetic field. In absence of magnetic field, in absence of magnetic field, what happens, spin state of nuclei are degenerate, means having same energy, लेकिन that is a degenerate मतलब उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी लेवल होता है. अभी अगर वो आइटम आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मैग्नेट फील्ड में रख दिया, तो उसमें क्या होता है कि डीजनरेट मैग्नेटिक स्पिन जो होता है, डीजनरेट मतलब उसमें एक ही स्पिन होता है, ठीक है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो अभी जब मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे उसको, तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है. वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एनर्जी लेवल एक है, तो उसका उसके हायर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल पे जाता है. सो देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन पॉजिटिव मैग्नेटिक एनर्जी लेवल एंड नेगेटिव मैग्नेटिक एनर्जी लेवल अपॉन absorption of radio waves at that time. ठीक है, energy required to do transition from lower energy level to the higher energy level, that is supplied by radio waves. Radio frequency waves induce the transition between magnetic energy level of the nuclei in a molecule. The magnetic energy levels are created by keeping the nuclei in a magnetic field. Now, in absence of magnetic field, the spin state of nuclei are degenerate, means having the same energy level. The transition is not possible if they are having same energy level. Transition is not possible. But when magnetic field is applied, the separate level of magnetic field is applied, separate levels are there. Okay, now the radio frequency radiation can cause transition between energy levels from lower energy level to higher energy level, and this is the principle behind NMR spectroscopy. Now NMR is concerned with the nuclei having spin number. Okay, so angular momentum, हर एक का उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन नंबर होता है उसका. एमआर इज कंसर्न विद द न्यूक्लियस हैविंग स्पिन number is equal to half integral, means those nuclei which are having integral spin, they are active in the NMR, like hydrogen 1, then phosphorus 31, fluoride 13, etc. So radio waves are having lowest energy in the electromagnetic spectrum. The energy of radio waves are very small, which cannot vibrate the molecule, which cannot rotate the molecule, or which cannot excite the molecule. There is no electronic excitation, or there is no change in the vibrational and rotational frequencies of the molecule. But because these radio waves are very less energy, but these radio waves are enough, it is sufficient to affect the nuclear spin of the atom in the molecule, and these radio waves, they are used to change the spin state of nucleus in the molecule. So NMR is nothing but the technique where there is an interaction between nuclei and radio frequency radiation. NMR is concerned with the nuclei having spin number like half integral. For example, in case of H1 NMR, phosphorus 31, then fluoride 13. So radio waves are having lowest energy in the electromagnetic spectrum. The energy of radio waves is very small, and that cannot cause vibration, rotation, and excitation of molecule. This energy is sufficient to cause or to affect the nuclear spin of the atom. So NMR is nothing but the technique where there is interaction between the radio frequency and nuclei. Now, what is the mathematical basis for NMR spectroscopy? It is known as a Larmor's equation, or it is known as the Larmor equation, or Larmor's frequency. That is the mathematical basis for the NMR spectroscopy. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. So Larmor equation is related with, or Larmor equation is a basis for one of the following spectroscopic technique. So it is related with the NMR. ठीक है. तो UV में क्या होता है आपका, BS लंबर्ट लॉ होता है आपका. ठीक है. आपका IR में क्या होता है, ओक्स लॉ होता है. याद रखो, UV spectroscopy, B and लंबर्ट लॉ, IR spectroscopy, Hooke's law, then NMR spectroscopy, Larmor's frequency or Larmor. तो उसका ये है, Larmor frequency is equal to gamma divided by 2 pi into HO. ये अप्लाइड मैग्नेटिक होता है, ये 2 pi कांस्टेंट होता है, और ये जो gamma है, ये gamma इसको बोलते हैं gyro magnetic ratio, gyro magnetic ratio. The frequency absorbed or emitted by nucleus in a moving state from one energy level to the higher energy level is directly proportional to the applied magnetic field, and this absorption of energy which is measured in the NMR. ठीक है, that is the Larmor frequency.
Just remember the mathematical basis for NMR is a Larmor equation or Larmor frequency, and this gamma term is known as a guy-electron magnetic ratio. Control of magnetic field and relaxation time is important factor in the NMR. जैसे मान लीजिए कि आपका एब्सॉर्प्शन हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन का एब्सॉर्ब किया आपने एटम ने, अभी उसके बाद क्या एब्सॉर्प्शन होने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट लेवल में जाएगा, उसका हायर मैग्नेटिक एनर्जी स्टेट लेवल में जाएगा। जैसे उसमें हर एक मॉलिक्यूल में मैंने बोला है आपको कि जब वो एज इट इज होता है एटम, उसमें उसमें दो स्टेट होते हैं लेकिन वो दोनों स्टेट का एनर्जी सेम ही होता है, तो मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे अपन तो उसमें दो एनर्जी स्टेट लेवल डिफरेंस आ जाता है, और तब क्या होगा, तब फ्रॉम हायर एनर्जी लोअर एनर्जी स्टेट लेवल से हायर एनर्जी स्टेट लेवल में करने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी कौन देता है, रेडियो वेव्स। इन दैट केस कंट्रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम मतलब जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब फिर से वापस आएगा उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सो व्हेन देयर इज अ transition between lower energy magnetic state level to the higher energy magnetic state level of the atom, and the time required to return from higher energy state level to the lower energy state level, so that time is nothing but the relaxation time. That time is called as relaxation time. Okay, so control of magnetic field and relaxation time is important factor in the NMR. Relaxation time is nothing but the length of time in the nucleus spent in the excited state. Okay? जैसे लो एक्साइट हो गया मतलब आपका जो लोअर मैग्नेटिक एनर्जी लेवल होता है मॉलिक्यूल का एटम का, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के बाद एक्साइट करेंगे हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। ठीक है, और वो टाइम स्पेंट इन द higher energy state level by the molecule or atom is nothing but the relaxation time. So it is nothing but the length of time the nucleus spent in the excited state and loses its energy and comes to the ground state. The process of lowering of energy is known as a relaxation. Process of lowering of energy is known as a relaxation, and the time spent by the atom in the excited state is known as a relaxation time. The time spent in the excited state is known as a relaxation time. Now, the control of magnetic field and relaxation time is important factor for NMR. Relaxation time is nothing but the length of time of nucleus spreads in the excited state, and then it loses the energy and comes to the ground state by the process of relaxation. So there are two types of relaxation. There are two modes of relaxation or two types of relaxation known as a longitudinal relaxation and transverse relaxation. इतना याद रखो आप यहाँ पे, कभी कभी ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये बाद में मैं आपको डिटेल में बोलूंगा। नाउ मैजिक एंगल इन द एनएमआर some okay, so if you try to if you try to analyze the solid sample by NMR, so some solid sample is subjected, if some solid sample subjected to NMR gives broad spectrum। ठीक है, उनका एक नैरो स्पेक्ट्रम आना चाहिए तो वो नहीं आता, उनका ब्रॉड आता है। सम सॉलिड सैंपल इफ सब्जेक्टेड टू एनएमआर गिव्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हिच आर नॉट यूजफुल एनालिटिकली। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है उसका एनालिटिकली मतलब उसका यूजफुल नहीं। सो if if one rotates the solid sample in that axis, so in such a manner that the axis of rotation is 54.7 degree, which is known as magic angle, the direction of applied magnetic field, the broadening of spectra caused by random nuclear orientation tends to compress trend to average, and resulting spectra is now narrow spectra, which is analytically useful. Okay, मैजिक एंगल क्या होता है एनएमआर में कि कुछ कुछ सॉलिड सैंपल जो है उसका अगर एनालिसिस करने जाओगे, उसका अगर एनएमआर निकालने जाओगे आप, तो उसमें क्या होता है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आता है, ब्रॉड पिक आते हैं, मतलब वाइड पिक आते हैं, ब्रॉड पिक which are not useful analytically, आप you cannot measure correctly. Okay, so but at the time if you rotate the sample in such a axis that the axis of rotation is 54.7 degree, that is which is known as magic angle, to the direction of applied magnetic field, the broadening of spectra due to random nuclear orientation tends to compress, and you will get now narrow spectra। मतलब सॉलिड सैंपल का एनालिसिस करेंगे एनएमआर
तो आपको एक ब्रॉड ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है, आपको उसका यूज नहीं होता, वो ज़्यादा एनालिटिकली यूजफुल नहीं, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कितने हाइड्रोजन है कितना क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप जो सॉलिड सैंपल है उसको थोड़ा सा टर्न करो, सो इट इज टर्न दैट सो दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50 से 54.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर टर्न करना है। तो क्या होगा, उसका जो ब्रॉडनिंग हो रहा था आपको वो मिनिमाइज हो जाएगा और आपको नैरो पिक मिलेंगे जो आपको यूजफुल रहेंगे एनालिसिस की। दैट इज नोन एज मैजिक एंगल। सो समटाइम दे यूज टू आस्क क्वेश्चन ऑन रिलैक्सेशन। व्हाट इज रिलैक्सेशन? डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज नथिंग बट द, रिलैक्सेशन क्या होता है कि जब आपका मॉलिक्यूल रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करके व्हेन इट विल गो हायर एनर्जी स्टेट लेवल फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट लेवल, लोअर एनर्जी हायर एनर्जी स्टेट लेवल में जाता है बाय एब्सॉर्बिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। वो एब्सॉर्ब करके हायर में गया, लेकिन हायर से भी बाद में वो इमिट करेगा या फिर लूज करेगा एनर्जी और बाद में लोअर में आएगा, वो हायर में ही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो वो लोअर में आने के लिए इट विल लूज द एनर्जी, losing of energy is known as a relaxation, and time spent by a atom in a higher magnetic energy level, that is known as a relaxation time। दो टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद मैजिक एंगल, मैजिक एंगल क्या होता है एनएमआर में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। 54.7 डिग्री इज द मैजिक एंगल इन द एनएमआर, इट इज रिलेटेड विद द सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल का अगर एनएमआर करेंगे तो उसका ब्रॉडनिंग आता है पिक का, तो उसको रोटेट करना पड़ता है आपको 54.7 डिग्री सेल्सियस, सो दैट योर ब्रॉडनिंग ऑफ peaks will be paramagnetic molecules like O2 cause peak broadening nuclei with quadrupole movement also। तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन O2, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, N2 नाइट्रोजन O2, these are paramagnetic molecules, they also cause peak broadening in the environment। Now rules for predicting the number of nuclei, ठीक है। आपको आपको जो एटम होता है उसमें क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है और एटॉमिक नंबर होता है, दो होता है ना, आप जिसको लिखते हैं, ठीक है। सो अगर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो अगर ऑड है एटॉमिक मास और ऑड एटॉमिक नंबर है और इवन एटॉमिक नंबर है, तो उसका स्पिन नंबर आएगा, स्पिन हाफ इंटीग्रल आएगा 3/2 5/2 एक्सेट्रा। इवन मास नंबर है और इवन एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, तो उसका स्पिन स्टेट आएगा इंटीग्रल, मतलब पूरा आएगा 1। इवन मास नंबर है एटम का और उसका ऑड एटॉमिक नंबर है तो उसका आएगा 0 और इंटीग्रल जिसका आता है स्पिन नंबर, दे आर नॉट इन द एनएमआर। एनएमआर के लिए क्या है, तो उसका स्पिन नंबर जो है एटम का वो सब इंटीग्रल में आना चाहिए, 1/2 3/2 5/2 ऐसा, हाफ इंटीग्रल आना चाहिए उसका, पूरा नहीं आना चाहिए, पूरा मतलब इंटीग्रल मतलब 1। स्पिन स्टेट कंपाउंड टू बी एक्टिव इन एनएमआर शुड हैव स्पिन नंबर हाफ इंटीग्रल, ओके, ठीक है। इससे आपका कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक 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 वेट है, एटॉमिक वेट है इसका 12, और एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक वेट है सॉरी उसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक वेट है ये 30, ठीक है। तो उसमें कितना स्पिन आएगा, उसमें स्पिन नंबर आता है हाफ 1/2, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन 17, ठीक है, तो उसका आएगा आपका स्पिन नंबर 5/2, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है आपको उसका हाफ आता है इंटीग्रल स्पिन नंबर। ड्यूटेरियम जो होता है आपका हाइड्रोजन का सेकंड वेरिएंट, तो उसका भी आता है 1, ठीक है। तो उसका देखो ड्यूटेरियम का स्पिन नंबर कितना आता है 1, तो इट विल बी नॉट एक्टिव इन ड्यूटेरियम मीन्स हाइड्रोजन का सेकंड वेरिएंट, ठीक है। तो ड्यूटेरियम उसका स्पिन नंबर होगा 1, so deuterium will not be active in the NMR, okay, so deuterated solvent are used in the NMR because it will not have a hydrogen, but hydrogen का spin number क्या आएगा, हाफ आएगा, ठीक है। जैसे जो होता है ना ऑड एटॉमिक मास प्लस ऑड एटॉमिक नंबर, तो उसमें आपका स्पिन आता है इंटीग्रल में हाफ 5/2 3/2 वैसे। सो ट्रिटियम मतलब हाइड्रोजन का थर्ड वेरिएंट, तो उसमें भी आता है आपका स्पिन नंबर 1/2। फ्लोरीन 19 का स्पिन नंबर आता है 1/2, फॉस्फोरस 31 का भी आता है 1/2, सिलिकॉन 29 का आता है 1/2 ऐसा।
यहाँ पे देखो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन 1s2, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, उसमें आएगा हाफ, यहाँ पे उसके नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर उसका हाफ आएगा, और जो नंबर ऑफ स्पिन स्टेट होते हैं, कितने स्टेट होंगे उसके स्पिन के 2, जैसे पॉजिटिव प्लस स्टेट प्लस नेगेटिव स्टेट स्पिन स्टेट। तो अपोज जैसे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे आप, एक तो वो अलाइन करेगा या फिर अपोज करेगा। अगर उसको उसने अलाइन किया तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव स्पिन स्टेट, एंड अगर उसने अपोज किया दैट इज नोन एज नेगेटिव स्पिन स्टेट। तो हर एक मॉलिक्यूल के 2 स्पिन स्टेट होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है 1 आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है और एटॉमिक मास नंबर भी 1 है, तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर आएगा 1/2, इट इज हाफ, यहाँ पे लिखा नहीं है आई थिंक। तो उसका नंबर ऑफ स्पिन स्टेट आता है 2। जैसे ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का सेकंड, जिसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, ठीक है, तो उसका स्पिन स्टेट आएगा 1, उसके स्पिन उसका सॉरी स्पिन क्वांटम नंबर आएगा 1, तो इट विल बी नॉट एक्टिव 1 नहीं, कार्बन कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 को उसका आएगा 0, क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर 0 आएगा, तो इट इज आल्सो नॉट एक्टिव इन एनएमआर, ठीक। कार्बन 12, कार्बन 13 हो गया, तो इट इज आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो नाउ इसका जो इंटीग्रल आएगा 1/2 आएगा, एंड दैट इज एक्टिव इन द एनएमआर, ठीक है। इसके स्पिन स्टेट 2 आती है। नाइट्रोजन का ऐसे, ऑक्सीजन 6, ये जिसको 0 आएगा, वो जिसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 आएगा जिस भी मॉलिक्यूल, ठीक है, तो दैट मॉलिक्यूल विल नॉट बी एक्टिव इन द एनएमआर। बट अगर किसी का स्पिन क्वांटम नंबर इंटीग्रल हाफ ऑफ इंटीग्रल आता है 1/2, 5/2, 3/2, तो दैट इज एक्टिव इन द एनएमआर, याद रखिए। नाउ number of signals in NMR spectrum depends on the different types of hydrogens or different types of proton. So number of signals in NMR depends on the different type of hydrogen or non-equivalent and equivalent hydrogens or proton. Equivalent protons will give you only one signal in the NMR. Equivalent means what? So those protons which are equivalent proton, they are equivalent magnetically as well as chemically. They should be magnetically equivalent, chemically equivalent. एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। देर आर 2 types of NMR spectroscopy. First one is a proton magnetic resonance. Magnetic resonance will give you idea regarding how many number of different kind of hydrogens are present in the molecule, ठीक है। Second one is a carbon magnetic resonance. So this will give you idea about how many number of different carbons are present, ठीक है। तो NMR में क्या है, NMR में 2 टाइप्स होते हैं, PMR और CMR। PMR मतलब प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस, CMR मतलब कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस। PMR will give you idea regarding the how many number of different kind of protons or how many number of different kind of hydrogens are present in the molecule. Carbon magnetic resonance will give you idea regarding how many number of different carbons are present in the molecule. कितने टाइप की कार्बन, अभी देखो ये यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। तो नेम ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट वन इज 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे एक कंपाउंड आपका 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे CH3 CHBr2 CH3, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है उसका। अभी जो पहला कार्बन है उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो 3 हाइड्रोजन आपके, ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। So all these hydrogens which are attached to carbon number 1, they are having same environment, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए, ये जो एक नंबर का हाइड्रोजन है उसके लिए भी एनवायरमेंट क्या है, सेम है। अगर आप कंपेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन किस साइड है, CH2 चार्ज है, अगर ये हाइड्रोजन भी CH2, तो ये तीनों में, तीनों हाइड्रोजन दे आर equivalent amongst themselves. These 3 hydrogen are equivalent amongst themselves, okay. So these 3 hydrogens can be called as a chemically as well as magnetically equivalent, okay. So that's why these 3 hydrogen will not give you separate peak, these 3 will give you only one peak, that's why they are numbered as a 1, ठीक है। 1 1 दिया है ना मैंने यहाँ पे नंबर, क्यों, बिकॉज ऑल दे आर द सेम, ठीक है। सेकंड नंबर, अभी ये सेकंड नंबर का, जो सेकंड नंबर का कार्बन है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे पिक, इसका पिक नहीं आएगा, तो इसका पिक आएगा 1, ठीक है। अभी आते हैं कार्बन नंबर 3 पे, ये कार्बन नंबर 3 कार्बन, इसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन कौन से है, ये हाइड्रोजन। अभी ये 3 हाइड्रोजन भी दे आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग्स देमसेल्फ, तो ये भी इक्विवेलेंट है अमंग्स देमसेल्फ, ठीक है। अभी ये 3 हाइड्रोजन, ये इसके कांटेक्ट में, इसका एनवायरनमेंट क्या है, ये CBr2,
ठीक है, इसका ये एनवायरमेंट है और इसका भी सेम एनवायरमेंट है. सो दीज आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, दीज आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट, एंड कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोजन है दे आर आल्सो इक्विवेलेंट. बट यहाँ पे क्या है कि दोनों भी कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पे जो 3 पे जो हाइड्रोजन है, वो दोनों भी सेम एनवायरमेंट में. सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. मतलब ये यहाँ पे कार्बन को तीन हाइड्रोजन है, वो तो इक्विवेलेंट है ही उनके अंदर, यहाँ पे भी उनके अंदर की इक्विवेलेंट है. लेकिन ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1, ये दोनों के हाइड्रोजन दे आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक पिक आएगा, इनका इनका भी एक पिक आएगा. ठीक है, ये डैश लिखा है मैंने, 1 डैश. तो ये दोनों दोनों भी कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो दे आर इक्विवेलेंट. ठीक है, यहाँ पे दिखने के लिए आपको दो टाइप के हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर ओनली वन टाइप ऑफ हाइड्रोजन. दैट्स व्हाई द 2,2-dibromopropane will give you only one peak in NMR. NMR में उसका एक ही पिक आएगा. ठीक है, so all protons are equivalent, so all protons are equivalent. So this 2,2-dibromopropane will give you only one signal or only one peak in the NMR spectroscopy. And this was question in GPAT 21. GPAT में क्वेश्चन आया था आपका दिस कंपाउंड, ये एज इट इज आया था बुक में भी था. So 2,2-dibromopropane will give you number of peaks, number of signals in the NMR spectroscopy. तो ये हाइड्रोजन जो है उसके इक्विवेलेंट होने के कारण वो सिर्फ आपको एक ही पिक दिखाएगा. अभी नेक्स्ट वन इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. देखो CH3 CH2 Cl CH3. अभी ये मैंने ऐसे लिखा है वहां पे. CH3 हो गया आपका कार्बन नंबर 1. ठीक है, CH3 हो गया आपका CH3. ठीक है, इसका एक ये तीनों जो हाइड्रोजन है अमंगस्ट देमसेल्फ दे आर इक्विवेलेंट, उसका आएगा एक पिक. ठीक है, आएगा एक पिक, ये तीनों का एक पिक. अभी दूसरा हाइड्रोजन कौन सा है, और देखो CH2Cl. ठीक है, CHCl एक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखो, कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी एक हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये इसका एक पिक आएगा, मतलब ये 2 नंबर का पिक आएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन 3 हाइड्रोजन है ना, ये 3 हाइड्रोजन. तो इसका एक पिक आएगा, इसका एक पिक आएगा, और इसको 1 डैश लिखा है. देखो ये तीनों हाइड्रोजन के साथ में क्या अटैच है, ये बीच वाला कार्बन, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, और ये अगर ये साइड से देखेंगे तो उसको भी सेम एनवायरमेंट. ठीक है, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 1 एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन द कार्बन नंबर 3, दे आर हैविंग सेम एनवायरमेंट. उसके सेम एनवायरमेंट होने के कारण ये दोनों एक ही पिक दिखाएंगे. ठीक है, सो नंबर ऑफ टोटल ऑफ पिक कितना आएगा, देखो एक, और ये कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 के जो हाइड्रोजन है उन दोनों को मिलाकर एक पिक आएगा, और जो कार्बन नंबर सेकंड पे जो हाइड्रोजन है उसका एक पिक आएगा. मतलब टोटल पिक कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल यहाँ पे देखो टोटल पिक आएंगे 2. देयर आर 2 पिक्स. isopropyl chloride isopropyl chloride will show you 2 peaks in the proton. So there are 2 types of proton, therefore 2 types of signal. Okay, there are 2 types of proton. 2 types of proton are there, therefore there are 2 signal. Now let's come to the example number 3. N-propyl chloride. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH2 Cl. ठीक है, 3 कार्बन एटम है, लास्ट के ऊपर क्लोराइड है. अभी देखो ये जो 3 हाइड्रोजन है आपके, कौन से, कार्बन नंबर 1 पे, तीनों हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, सो इट विल शो वन पिक. ठीक है, अभी कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर जो हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर जो हाइड्रोजन है आपके, इट विल शो वन पिक. ये एक पिक दिखाएंगे, ये दूसरा दिखाएगा. अभी ये देखो हाइड्रोजन, अभी ये कार्बन नंबर 3 पे आपका क्या है, 2 हाइड्रोजन है. कार्बन नंबर 3 पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, एक पिक दिखाएंगे. मतलब ये जो कार्बन नंबर 1 पे जो 3 हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, वो 3 हाइड्रोजन क्या दिखाएंगे, एक पिक दिखाएंगे. दूसरे इस पे भी हाइड्रोजन है. ठीक है, यहाँ पे तो इसके लिए एक साइड पे ये CH3 है, एक साइड पे क्या है CH2 Cl है. तो ये बीच में का जो है कार्बन नंबर 2, उसका एनवायरमेंट क्या है, अलग है, तो इसलिए ये दूसरा पिक दिखाएगा. तीसरे हाइड्रोजन जो है कार्बन नंबर 3 पे, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है, दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ, तो ये तो ठीक है. लेकिन इसके साथ में क्या है, ये 2 अलग अलग है ना, तो उसका ये तीसरा पिक इसका आएगा. 1 2 3, मतलब देर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड.
So type 1 is ethis, type 2 is carbon number second, type 3 is carbon number 3. So there are 3 types of protons in this compound and therefore it will show 3 signals. ठीक है, यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे? 3 सिग्नल आएंगे. ये n propyl chloride. So 2,2-dibromopropane will give you only 1 signal in the NMR. Then isopropyl chloride will give you 2 signals in the NMR and n-propyl chloride will give you 3 signals in the NMR. ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कितना सिग्नल आपको दे सकता है, आपको आना चाहिए आपको. देखो यहाँ पे अगेन ये जो कार्बन एटम है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है दे आर इक्विवेलेंट अमंगस्ट देमसेल्फ. देन ठीक है, उसके बाद में क्या है CH2Br. यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं. ठीक है, यहाँ पे NMR में क्या होता है कि NMR में 2 टाइप होते हैं, PMR होता है, CMR होता है. PMR में आपको क्या मिलता है, नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन. तो इसके ऊपर एक पिक आएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो इसके ऊपर पिक नहीं आएगा. ठीक है, अभी तीसरा कार्बन एटम पे अगर क्या है 3 हाइड्रोजन है. जो तीसरा कार्बन एटम है दे आर एग्जैक्टली सिमिलर लाइक कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 सिमिलर है. उसका एनवायरमेंट क्या है, ये बीच वाला, वो भी सिमिलर है दोनों का. दैट्स व्हाई ये और ये एक ही पिक दिखाएंगे. आइडियली इन्होंने 2 दिखाना चाहिए पिक, लेकिन बिकॉज दे आर हैविंग सिमिलर एनवायरमेंट so they will show only 1 peak because they are chemically as well as magnetically equivalent protons. So they will show only 1 peak. In case of isopropyl chloride, so you have this type of hydrogen 1, then second carbon atom पे दूसरा हाइड्रोजन है. now ये एक पिक दिखाएगा, ये दूसरा दिखाएगा और ये तीसरा दिखाएगा. क्योंकि सॉरी ये जो है कार्बन नंबर 3 पे 3 हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 पे वो भी क्या है, वो भी सेम है. कार्बन नंबर 1 पे 3 पे सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोजन है वो अलग है. ठीक है, दैट्स व्हाई ये एक दिखाएगा, ये दूसरा पे एक दिखाएगा, और ये जो है इसने तीसरा दिखाना चाहिए था, लेकिन ये इसके सिमिलर में है, ये इसका इक्विवेलेंट है. इसलिए ये दोनों कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन जो मिला के एक पिक दिखाएंगे और कार्बन नंबर 2 वाला एक पिक दिखाएगा, मतलब 2 पिक्स. ठीक है, सो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड विल शो यू 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल शो 2 पिक्स. देन n propyl chloride CH2Cl. Okay, so here there are 3 types of hydrogen: type 1 hydrogen, type 2 hydrogen, type 3 hydrogen. That's why it will show 3 peaks. Okay, chemical shift, the shift of position of NMR signal as compared to the standard resulting from shielding and deshielding of electron is known as a chemical shift. Now this chemical shift is denoted by delta and expressed as a parts per million. Okay, ppm जिसको बोलते हैं डेल्टा केमिकल शिफ्ट. ठीक है, इसके 2 स्केल होते हैं, एक डेल्टा स्केल होता है, एक टाउ स्केल होता है. टाउ स्केल के बारे में बोलता हूँ आपको. सो केमिकल शिफ्ट इज नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ एनएमआर सिग्नल, शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पीएमआर सिग्नल as compared to standard resulting from shielding and deshielding of electron is known as chemical shift denoted by delta expressed by ppm. ठीक है, उसका एक इक्वेशन भी होता है. सो the frequency of reference minus frequency of sample divided by frequency of reference into 10 raised to 4. This the position of peaks in the NMR spectrum relative to standard peak is expressed in terms of chemical shift. Okay, another system is there known as a tau scale. Okay, ये इसको बोलते हैं डेल्टा स्केल और इसको बोलते हैं टाउ स्केल. So generally tau scale is generally used for determining the position of resonance related to reference, that is known as tau scale. And tau scale is equal to T is equal to 10 minus delta. याद रखो 10 minus delta. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, what is chemical shift and what is delta, what is delta scale, what is tau scale. Now on the delta scale, position of TMS, that is TMS means tetramethylsilane, which is used as an internal standard or which is used as a reference standard in case of NMR. कि ऐसा नहीं कि आपका पिक, आपका सैंपल का पिक दिख रहा है, लेकिन आप कंपेयर किसके साथ करोगे उसको, कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए. सो TMS tetramethylsilane is a internal standard, is taken as a 0 on a delta scale. This 0 ppm, उसका वैल्यू होता है 0 ppm tetramethylsilane का. ठीक है, and most of the chemical compounds have chemical shift ranging from 10 to 0 to 10. जो जितने भी आपकी केमिकल कंपाउंड है उसका रेंज क्या है केमिकल शिफ्ट का, 0 to 10. 0 किसका आता है, रेफरेंस स्टैंडर्ड कौन है, एस. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हिच वन इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड इन द एनएमआर. तो टेट्रामिथाइलसिलेन. ठीक है, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, जीपैट में कभी देखेंगे. यहाँ पे इतना याद रखो कि स्टैंडर्ड इंटरनल स्टैंडर्ड यूज इन द एनएमआर इज टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलेन. ओके, और उसका पीपीएम डेल्टा स्केल पे वैल्यू रहता है 0. स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा इंडिकेट स्मॉल डाउनफील्ड शिफ्ट.
मतलब जिसका वैल्यू डेल्टा पे कम है उसको बोलेंगे डाउन शिफ्ट, और जिसका ज्यादा वैल्यू आता है डेल्टा स्केल पे उसको बोलेंगे अप फील्ड. Okay, so those compound which will show less value on the delta scale, they are known as a downfield, and those which will show higher value on the delta scale, they are known as a upfield. मतलब towards the TMS known as a downfield, and away from the TMS is known as a upfield. Now, tetramethylsilane TMS is used as an internal standard in the NMR spectroscopy. It has a 12 equivalent proton and gives intense single signal. मतलब TMS जो होता है वो इंटरनल स्टैंडर्ड होता है टेट्रामिथाइल सिलेन. ठीक है, तो उसमें क्या है 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो उसकी वजह से क्या होता है उसका सिर्फ एक ही पिक आता है. कहाँ पे आता है? जीरो पे. Okay, then again this TMS is a volatile and it can be easily removed from the machine just by heating or just by increasing the temperature. So it is volatile, chemically inert, insoluble in water, soluble in various organic solvents. Then okay, so ये qualities है उसके. Okay, again small amount of TMS needed as a standard, only small amount is needed. Okay, so TMS it has an electronegativity of silicon is very low. Electronegativity of silicon in the TMS is very low as a result of this shielding of equivalent proton in the TMS signal. shielding होता है. ठीक है, shielding मतलब क्या? प्रोटेक्शन होता है. प्रोटेक्शन मतलब जब आप एक्सटर्नल अप्लाई करोगे उसको, तो जो उसका जो स्पिन स्टेट है चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगता है तो उसको अपोज करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, so electronegativity of silicon is very low and result in the shielding of equivalent proton in the TMS. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. almost all other signals appears in the field direction, up field direction. ठीक है, इसके बाद ही सबके सिग्नल आएंगे. पहला सिग्नल उसका आएगा, टीएमएस का आएगा. so it is assigned as a 0 on delta scale, and this is as it is a water insoluble, so it is soluble in organic solvent, so it is used only for those compounds which are insoluble in water. But those if your compound is soluble in water, now in that case you have to use another standard known as a DDS, 2,2-dimethyl 2-silapentane 5 sulfonate. इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा है. So water miscible internal standard used in the NMR. So what is it? 2,2-dimethyl 2-silapentane 5 sulfonate. This is the internal standard again. इसका भी वैल्यू 0 ही रहता है. ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर देखो. टेट्रा मिथाइल सिलेन. टेट्रा मतलब 4, मिथाइल मतलब मिथाइल, एंड सिलिन मतलब सिलिका. सिलिका atom is attached to centrally and it is attached to 4 methyl groups. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है CS 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये 3 हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. ठीक है, एक हो गया. ये दूसरा जो हाइड्रोजन है CS3 का, दे आर आल्सो इक्विवेलेंट अमंग देमसेल्फ. ये दूसरा, ये तीसरा CS3, चौथा ये. ठीक है, मतलब आइडियली इसने क्या करना चाहिए कि 4 पीक दिखाना चाहिए. ठीक है, एक आप इसने आइडियली कितने दिखाना चाहिए? 4. अभी ये एक हो गया. ठीक है, अभी दूसरा हो गया. ठीक है, ये तीसरा हो गया. ठीक है, ये चौथा. ठीक है ना. सो देर आर अपने को दिखने सामने से क्या दिख रहा है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, बट दे आर नॉट अ 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन. all these protons are equivalent chemically as well as magnetically. ठीक है, अभी देखो जो ये जो एक यहाँ पे ये जो है ये गई, इसका जो हाइड्रोजन है उसका जो एनवायरमेंट है, अभी इसको हाइड करो, आप इसको हाइड करो, बाकी देख लो. ठीक है, और बाद में इसको हाइड करो, बाकी देख लो. स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसको हाइड करो, बाद में देख लो. सो ऑल दीज प्रोटॉन्स आर equivalent protons. All these protons are equivalent protons, and that's why this tetramethylsilane will show you only one peak. ठीक है, ये हाइड्रोजन वाले भी हाइड्रोजन एक ही दिखाएंगे, दूसरे वाले भी एक ही दिखाएंगे, तीसरे वाले भी एक ही दिखाएंगे. ठीक है, so all type of methylenic proton they are equivalent, and that's why this tetramethylsilane show you only one peak, one intense peak, and it is given 0 value
on the TMS. याद रखो आपका वहाँ पे डेल्टा स्केल रहेगा, ये डेल्टा स्केल इट इज एक्सप्रेस इन द ppm 0 to 10, 0 to 10 आता है, ठीक है। अभी TMS का सिग्नल आएगा आपका 0 पे, ठीक है, TMS क्योंकि स्टैंडर्ड है, इंटरनल स्टैंडर्ड, ठीक है, 1 पीक आएगा TMS का। नाउ those compound which will show the peak towards the TMS, they are known as a shielded, or shifting is known as a uphill, and will require low frequency radiation or low energy, ठीक है। Those compound which will go away from the TMS, they are known as a deshielded or downfield, and they require a higher energy. तो this is the delta scale again, ठीक है। देखो यहाँ पे TMS का पीक आएगा, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो 1000 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होता है और एक आता है आपका 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सॉरी 60 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट आता है और आपका एक आता है 300 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी यूज। ये डेल्टा स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10। यहाँ पे TMS का 0 पे पिक आएगा, बाकी जो कंपाउंड है उसका साइड में। सो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, कितना इक्वल प्रोटॉन है, कौन सा टाइप का प्रोटॉन है, हल्दी है या फिर कीटोन है या फिर आपका अल्कोहलिक है या फिर फिनालिक है, इस टाइप के प्रोटॉन, या फिर बेंजीन रिंग का प्रोटॉन है, तो उसके हिसाब से वो स्केल पे आता है। Factors affecting on the chemical shift. So first one is inductive effect. So electronegative items like halogen, hydrogen, nitrogen will de-shield the proton. De-shield मतलब क्या करेंगे, shielding नहीं करेंगे, de-shielding करेंगे। De-shielding मतलब away from the TMS, okay, away from the TMS. So they will do de-shielding of proton and absorption occurs at the downfield. Away from TMS is the downfield. The extent of deshielding is directly proportional to the electronegativity of halogen, nitrogen and oxygen. Nearness to the proton. मतलब अगर कार्बन के जो हाइड्रोजन के कितने नजदीक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, उसके ऊपर मतलब एक कार्बन छोड़ के है या फिर डायरेक्टली उसके नजदीक में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डाउन फील्ड लेके जाएगा वो, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप इज एबल टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द electronegative atoms. Electron withdrawing group is able to reduce the electron density on the around the proton, and it can cause de-shielding. So on the other hand, electron releasing group, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे प्रोटॉन को, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप if attached to the nearest proton, they will de-shield it, and they will shift the PMR spectrum toward the downfield. And on the other hand, electron releasing groups are there if it is attached to the proton, so they will increase the electron density around the proton and will cause shielding of proton and shift the PMR spectrum to the upfield. Now that is the inductive effect, okay. So this effect is known as inductive effect, which will affect the chemical shift of compound. Inductive effect affect करेगा, ठीक है। So इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप्स, वो क्या करेंगे, they will cause de-shielding or they will cause shifting of delta scale to the downfield, and electron releasing groups are attached, they will cause shifting of delta PMR signal to the upfield. Now anisotropic effect, so it is also known as space effect, and it also contributes the shielding and de-shielding effect because of the induced magnetic field and other part of molecule which is operated through space. So ये space के through operate होता है, not operated by the bond. For example, if magnetic field is applied to a molecule having pi electron system, भी जो बेंजीन रिंग होता है उसमें ये anisotropic effect दिखाता है. So if magnetic field is applied to a molecule having pi electron becomes circulate at a right angle to the direction of applied magnetic field, thereby producing the induced magnetic field. The effect of field nearby proton is found to be dependent on the orientation of the proton with respect to pi bond, producing the induced field. Example, anisotropy account for the strong de-shielding in the aldehyde and aromatic proton. जो बेंजीन रिंग का प्रोटॉन होता है उसमें ये de-shielding करता है, ये anisotropy effect because of that. aldehyde में भी आता है. Now next one is hydrogen bonding. If hydrogen atom exhibit this property. So hydrogen bonding in the compound will get de-shielded.
more will be the hydrogen bonding, more will be the deshielding of proton. ठीक है, याद रखो. फॉर एग्जाम्पल नाउ नेक्स्ट पार्ट है स्पिन स्पिन कपलिंग. ठीक है, एनएमआर जो सिग्नल आता है एनएमआर का splitting of signal as a result of interaction between spin of neighboring nuclei in a molecule may cause splitting of lines in the PMR spectrum, which is known as spin splitting, which occurs through bond, not through space, by means of slide and pairing of bonding electrons. इसमें क्या होता है बोलता हूँ, स्पिन स्पिन कपलिंग. फॉर एग्जांपल अभी देखो एक कंपाउंड है 112 ट्राइब्रोमो इथेन. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है 112 ट्राइब्रोमो इथेन, मतलब 11 एक कार्बन पे 2 ब्रोमीन, दूसरे पे 1 ब्रोमीन. ठीक है, इथेन. अभी यहाँ पे इस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे, 2 हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे. ठीक है, इसका पिक आना चाहिए कितना, 2 पिक आना चाहिए. ठीक है, 2 पिक मतलब 2 सिंगल पिक आना चाहिए, 2 इंटेंस सिंगल पिक आना चाहिए. ठीक है, लेकिन वैसा नहीं होता. इसका अगर एनएमआर स्पेक्ट्रम निकालेंगे आपको तो आपको यहाँ पे कैसा होता है देखो. यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसका एक सिग्नल आएगा आपको, इसका सिग्नल आएगा, इसका सिग्नल तीन सिग्नल में स्प्लिट होगा, ब्रॉड सिग्नल आएगा उसका, और देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ 3 सिग्नल. इसका सिग्नल ऐसा सिंगल लाइन में आएगा, 3 लाइंस आएंगे इसका. क्यों? क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में जो एटम है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और स्प्लिटिंग जो होता है वो n+1 में होता है. n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1. तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन उसके सामने वाले कार्बन पे, तो n+2 मतलब 3. सो देयर विल बी स्प्लिटिंग इनटू 3 peak. So signal given by this carbon number 1 hydrogen present on carbon number 1 will be splitted into 3 signals. That is known as splitting. That is because of spin coupling. ठीक है, that is because of spin coupling. अभी इसके ऊपर जो 2 हाइड्रोजन है उसका पिक कितना आएगा, उसका पिक स्प्लिट होगा सिर्फ 2 में. क्यों? क्योंकि इसके सामने जो हाइड्रोजन है वो कितना है, एक ही है, और n मतलब 1 और +1 2. सो कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है दैट विल बी स्प्लिटेड इन 3 टाइम्स, एंड कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोजन है, जो 2 हाइड्रोजन है, दैट विल बी स्प्लिटेड बाय 2 टाइम्स. इसके सामने इसका एनवायरनमेंट कौन सा है, या इसके एनवायरनमेंट कितने हाइड्रोजन है. सो splitting of NMR signal will depend on the neighboring hydrogen. Okay, so splitting of signal as a result of interaction between spin of neighboring nuclei in the molecule may cause splitting of the lines in the NMR spectrum, which is known as spin coupling, which occurs through bond not by space and by means of slide and pairing of bonding electron. For example, in case of 112 tribromethane has a 2 types of proton. It is expected to have only 2 absorption peak in the PMR, but in actual practice it show 5 peaks. This is due to splitting of signal due to spin coupling. इसका 2 ही पिक आता है, लेकिन पहला पिक जो है इसके बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन इट विल स्प्लिट इनटू 3 पिक आएगा उसका. मतलब मैं आपको ड्रॉ करके मैं दिखा सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं दिखाऊंगा बाद में. ठीक है, that is known as spin coupling. Now splitting of signal in the NMR signal in the NMR signal which we expect from a set of equivalent proton must be appearing not as a single peak but a group of peak. This is called as splitting. ठीक है, splitting क्यों होता है? In the NMR signal we expect a set from a set of equivalent proton only one signal, but this does not occurs. The peak is splitted. Okay, this is called as splitting of peak. It is because of the spin coupling of the absorbing and neighboring protons, which is responsible for the splitting of peaks. Splitting of signal in the form of doublet, triplets, quadret depends upon the neighboring proton. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका नेबरिंग कौन है, ये कार्बन एटम है, इसके नेबर के ऊपर कितना हाइड्रोजन है, 2. तो ये जो हाइड्रोजन ये कितना स्प्लिट होगा, n+2. n मतलब क्या है, यहाँ पे n है 2 और +1 3. मतलब ये जो हाइड्रोजन का पीक है, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 1, दैट विल बी स्प्लिटेड 3 टाइम्स. एंड इसके ऊपर ये कैसे स्प्लिट होंगे, ये यहाँ पे इसके साथ मतलब इसके नेबर में ये क्या हाइड्रोजन है, तो ये n+1 2. मतलब ये हाइड्रोजन का पिक स्प्लिट होगा 2 इसमें, और ये हाइड्रोजन का पिक स्प्लिट होगा 3 इसमें. ठीक है, सो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट. डबल स्प्लिट हो गया तो उसको बोलेंगे डबलेट, ट्रिपल स्प्लिट हो गया तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट, 4 बार पिक स्प्लिट हो गया तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेट.
So depends on the neighboring proton and it is given by Pascal triangle. So again यहाँ पे याद रखो Pascal triangle is related with the NMR spectroscopy. नाइपर के लिए क्वेश्चन था, ठीक है. One can easily verify that intensity ratio of multiplets derived from n plus 1 rule. ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द नेबरिंग कार्बन एटम. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे एक ही हाइड्रोजन है तो इसने एक ही पिक दिखाना चाहिए आपको, सिंगल लाइन दिखाना चाहिए, लेकिन वो सिंगल पिक स्प्लिट होता है 3 पिक में ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग. ठीक है, तो कैसा होता है, उसका रूल क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन नेबरिंग कार्बन एटम प्लस 1, n प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस 1 3, तो ये पिक स्प्लिट होगा 3 इसमें, और ये कितने में होंगे, ये 2 में होंगे, क्योंकि इसके नेबरिंग में एक ही हाइड्रोजन है, n प्लस 1 2, n 1 प्लस 1 2, और ये 2 ही स्प्लिट होगी. ठीक है, इस तरीके से. अभी देखो सिंगलेट मतलब क्या, जैसा एक सिंगल पिक आएगा. डबलेट मतलब क्या, पिक एक ही है लेकिन वो स्प्लिट हो चुका है, देखो दो लाइन में स्प्लिट हो चुका है. ट्रिपलेट मतलब क्या, एक ही पिक है लेकिन वो 3 लाइन में स्प्लिट हो चुका है. अभी देखो सिंगलेट मतलब इसके इसके एनवायरनमेंट में इसके नेबरिंग कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तभी वो सिंगलेट दिखाएगा. मतलब ये डिफरेंट है ना, इक्विवेलेंट अगर होंगे तो एक ही दिखाएगा, और उसके नेबर क्या, नेबरिंग कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए एक ही दिखाएगा. अभी ये डबलेट मतलब 2 बार स्प्लिट हुआ है, इसका मतलब क्या, इसके नेबर के कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए वो डबल स्प्लिट हुआ है. ये ट्रिपलेट क्यों होता है, ट्रिपलेट स्प्लिट कब होता है कि इसके नेबरिंग कार्बन एटम पे जो है ना वो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए वो ट्रिपलेट दिखाता है. अभी नेबरिंग कार्बन एटम पे अगर 3 हाइड्रोजन हो गए तो वो क्वाड्रेट दिखाएगा. क्विंटेट, 4 अगर हाइड्रोजन तो क्विंटेट दिखाएगा, सिक्सलेट एंड सेप्टेट, ऐसा. नाउ दिस इज नोन एज अ पास्कल ट्रायंगल. ठीक है, सिंगलेट मतलब एक ही पिक आएगा, डबलेट मतलब स्प्लिट होगा 1:1, ट्रिपलेट मतलब 1:1 ऐसा. तो इसको जो है इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल. ठीक है, सो इट इज रिलेटेड विद द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. नाउ अगेन कपलिंग कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन पिक्स इन गिवन मल्टीप्लेट. अभी ये देखो, आप ये डबलेट ट्रिपलेट जो रहा है, अभी ये किसी भी एक एग्जांपल लो, ये ट्रिपलेट है, एग्जांपल 3 पिक है, इसमें एक ही पिक में 3 बार स्प्लिट हो चुका है. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ईच वन स्प्लिट, डिस्टेंस बिटवीन ईच वन स्प्लिट is known as a coupling constant. The distance between peak is given, distance between peaks in a given multiplet is a measure of magnitude of splitting effect, and it is known as a coupling constant. It is denoted by J, and the value is expressed in the form of Hertz or CPS. It is dependent on the applied magnetic field strength and depends only on the molecular structure. ठीक है, so you can differentiate between ortho substituted, meta substituted and para substituted hydrogens by coupling constant J. ठीक है, जैसे आपका विनाइल प्रोटॉन होता है या फिर आपका जेमिनल प्रोटॉन होता है, विनाइल प्रोटॉन एंड जेमिनल एंड विसिनल प्रोटॉन, तो उसका भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कपलिंग कांस्टेंट नोन एज J. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद its value is different from geminal and vicinal proton, therefore it can be used to differentiate between cis and trans isomers. Okay, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको. NMR spectroscopy is useful, can be useful in the differentiating between cis and trans isomers because of the difference in one of the following. तो वो नीचे आएगा आपका, फिर आपको नीचे आएगा डेल्टा स्केल, ये वो, और वहाँ पे आएगा कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट. Okay, so due to coupling constant, it is possible to differentiate between cis and trans isomers. Because of the cis and trans isomers मतलब there is arrangement of different arrangement. cis मतलब क्या कि दोनों भी एक साइड पे ही अरेंजमेंट होंगे, ट्रांस मतलब क्या दोनों अपोजिट साइड पे हाइड्रोजन होंगे. सो जो दोनों एक साइड पे होंगे उसको बोलते हैं जेमिनल हाइड्रोजन, और जो अगर ट्रांस में जो होते हैं वो विसिनल अरेंजमेंट होता है. जो सिस में होता है वो जेमिनल अरेंजमेंट होता है, उसको बोलते हैं जेमिनल प्रोटॉन्स. मतलब अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाने का, ट्रांस में अगर अपोजिट साइड में हो तो उसको बाद में दिखाता होगा आपको, तो बोलेंगे ट्रांस. ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिस एंड ट्रांस. व्हाट इज यूज्ड, दैट इज नथिंग बट द कपलिंग कांस्टेंट. ठीक है, एंड आल्सो इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्थो, मेटा, पैरा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कपलिंग कांस्टेंट. दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्स. ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग होता है एक पिक का, अभी ये इसमें देखो क्विंटेट मतलब 5 है ना, 5 स्प्लिट हो गए, तो हर एक स्प्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट.
Are you getting or not? Hello, hello. ठीक है. The coupling constant is nothing but the distance between the peaks in a given multiplet. ठीक है, ये इतना याद रखो, माउस तक देखो. The distance between peaks in a given multiplet. अभी ये given multiplet मतलब ये मल्टीप्लेट हो गया, ये 6 लाइन मतलब 6 टाइम्स पीक स्प्लिट हो चुका है. अभी ये 6 लाइन आ गया एक पीक में स्प्लिट होके, तो एक लाइन के बीच में, एक और दूसरे लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे कपलिंग कांस्टेंट. आया समझ में? सो द डिस्टेंस बिटवीन पीक्स इन गिवन मल्टीप्लेट is nothing but the measure of it is a measure of magnitude of splitting effect, and it is nothing but the coupling constant, and it is denoted by J, and value of coupling constant is given in the hertz or CPS. Okay, and it is independent on the applied field strength and depends only on the molecular structure, and that's why we can differentiate cis and trans isomer. We can differentiate orthometapara substitution by using coupling constant. Okay, now solvent used in the NMR. अभी NMR में क्या करते हैं अपन? NMR technique is used to determine the number of hydrogen in the structure. Okay, number of types of proton और hydrogen in the structure. अभी अगर आप उसमें वाटर यूज करेंगे तो वाटर में तो हाइड्रोजन है, तो that will interfere with your analysis. So here the solvent should not contain hydrogen. Okay, in the molecule. The solvent used in NMR should not contain hydrogen in the molecule. That's why carbon tetrachloride CCl4. डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नाइपर में कि बहुत बार आ चुका है. सॉल्वेंट यूज्ड इन द एनएमआर कार्बन टेट्राक्लोराइड और ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म CdCl3. CdCl3 क्लोरोफॉर्म, नॉर्मल क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका? CHCl3. H मतलब हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन तो आपका इंटरफेयर करेगा. दैट्स व्हाई इट इज अ ड्यूटेरियम. और मैंने पहले ही बोला था ड्यूटेरियम का क्या है? H2 होता है, और उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर उसका इंटीग्रल होता है या आता है, तो उसका एनएमआर नहीं शो करता होगा. ठीक है, मतलब एब्सॉर्प्शन नहीं होगा. तो CdCl ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरिएटेड वाटर D2O, नॉर्मल वाटर H2O होता है आपका, ये D2O है. तो दीज आर द सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर. सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है. ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसका उतना ही पार्ट ले रहा हूँ ना, सबको थोड़ी ले रहा हूँ. टिपिकल प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट. अभी इसको बोलते हैं कोरिलेशन चार्ट्स. लाइक जैसे आईआर में होता है कि एल्डिहाइड का कितने पीक आएगा, कीटोन का, अमाइन का कितने पाएगा, वैसे. सो अगर प्राइमरी है, प्राइमरी टाइप ऑफ प्रोटॉन है जैसे RCH3, तो उसका जो डेल्टा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.9, मतलब नियर अबाउट द नियर अबाउट टूवर्ड द TMS. ठीक है, सो उसको बोलेंगे अपफील्ड होगा. सेकेंडरी अगर होगा तो उसका डेल्टा वैल्यू आएगा 1.3, टर्शियरी होगा तो 1.5. ठीक है, विनाइलिक अगर हाइड्रोजन है, विनाइलिक जैसे आपका CH2 R छोड़ो, CH2 तो विनाइलिक अगर प्लेसमेंट है तो उसका आएगा 4.6 to 5.9. अगर एसिटिलिनिक हाइड्रोजन है तो उसका 2 to 3 डेल्टा आएगा. एरोमेटिक हाइड्रोजन से तो उसका आएगा 6 to 8.5 आएगा. ठीक है, बेंजिलिक है तो उसका आएगा 2.2 to 3 ऐसा. थर्स अल्कोहल अगर है तो उसका आएगा डेल्टा वैल्यू 3.4 to 4, इस रेंज में आएगा. फिनोलिक है तो उसका आएगा 4 to 12 ऐसा. कार्बोक्सिलिक एसिडिक, ये कोरिलेशन चार्ट है, इतना पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको. ये सब जब आप मास्टर्स करते हो एनालिसिस में तब ये वैल्यू आपको याद करना पड़ता है. अगर जैसे आपको इंटरप्रिटेशन करना है एनएमआर का, तो यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू. सो ये आपके लिए B.Pharm के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर GPAT के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सिर्फ M.Pharm PhD जो करता है एनालिसिस में उसके लिए इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ NMR. So again you will have a sample holder here. So sample holder should be transferred to radio frequency waves. So whatever sample holder you are using in the NMR, that should be transferred to the radio waves. That should not absorb radio waves. Okay, so usually sample holder is nothing but the glass tubes are used. Glass tubes are employed. Sample holder. Now permanent magnet. देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा हो सकता है इसका. ये देखो, ये सैंपल होल्डर है, माउस के ऊपर देखो, ये सैंपल होल्डर है. ठीक है, ये ट्यूब जो दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब जैसा, दैट इज सैंपल होल्डर. ओके, नाउ सेकंड पार्ट इज परमानेंट मैग्नेट.
They should provide homogeneous magnetic field of strength at least 2000 gauss. Conventional permanent electromagnet used for 100 MHz NMR instrument. Okay, superconducting magnet is used for 230 MHz NMR instrument. ठीक है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन सा मैग्नेट, तो ये परमानेंट मैग्नेट होगा, ये एक होगा आपका एक मैग्नेट साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल होगा, ये मैग्नेट हो गया आपका। उसके बाद में ये जो कॉइल्स होते हैं मैग्नेट के ऊपर जो कॉइल्स लगाए दिखते हैं, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल रहते हैं, बाद में बताऊँ। ठीक है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सैंपल इसमें रहेगा आपका टेस्ट ट्यूब, ग्लास ट्यूब, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये बाद में आएगा मैग्नेटिक कॉइल्स। ओके, टू चेंज द रेडियो फ्रीक्वेंसी applied it so that the applied radio frequency will match the precessional frequency of molecule. Helmholtz coils are used which superimposing variable magnetic field on the main field. ठीक है, मतलब ये जो कॉइल दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी। देन यहाँ पे डिटेक्टर रहेगा, डिटेक्टर, और वो पे बाद में वहाँ पे ये आरएफ ट्रांसमीटर, यहाँ से रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर भी रहेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी आपको ये करना है, देखो इसमें मान लीजिए कि आपका एटम है, ठीक है, अभी आपका एटम जो है वो रेंडमली घूम रहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, और जब आपको इस मैग्नेट के अंदर प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो वो क्या करेंगे, एक तो वो अलाइन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो एक्सटर्नल ये मैग्नेट में रखा, मतलब क्या किया आपने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उसके ऊपर एक तो अलाइन करेंगे या फिर अपोज करेंगे। नाउ अलाइन हो गए, मान लीजिए कि अलाइन हो गए, ठीक है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द one state of magnetic energy. Now radio frequency waves are transmitted to them, and whatever the magnetic energy level are there in the atom, that will be there will be transited into higher energy from the absorption of RF radiation, and that is measured in the NMR spectroscopy. That is detected. And now sweep generator rate frequency is changing. Frequency is changed using Helmholtz coil like above. It is a frequency sweep method. इसमें दो मेथड होते हैं, फ्रीक्वेंसी स्वीप होता है और फील्ड स्वीप होता है। दो मेथड होते हैं, बाद में आप बुक में से पढ़ लेना। फ्रीक्वेंसी स्वीप होता है एक, और एक दूसरा होता है फील्ड स्वीप। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर जनरेटेड बाय आरएफ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट ऑफ योर एनएमआर इंस्ट्रूमेंट। रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और डिटेक्टर ये भी रहता है। ठीक है, जैसे सैम्पलिंग होल्डर हो गया, मैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट, मैग्नेटिक कॉइल्स हो गया, स्विच जनरेटर हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। ठीक है, so frequency bridge is used to one of the method, and another method is cross coil or nuclear induction method is separate. ये रिसीवर है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, याद रखना है तो इसको याद रखो, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। So हेल्महोल्ट्ज कॉइल दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द रेडियो फ्रीक्वेंसी एज वेल एज दिस फ्रीक्वेंसी बाय ऑफ मैग्नेट। एक कॉइल उसके ऊपर लगाए जाते हैं ताकि उसका फील्ड स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सके, मतलब कितने कंट्रोल में होना चाहिए। Interpretation of NMR spectra. Number of signals in PMR. Number of peaks in the NMR spectra will give you idea about the how many number of protons are there in the molecule. मतलब number of signals in the PMR will tell you about how many kinds of different hydrogens are present. मतलब 10 पीक आ गए आपके कंपाउंड में, तो 10 टाइप के हाइड्रोजन है उसमें, एक बात आपको मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगी 10 टाइप के हाइड्रोजन है उसमें। ठीक है, ये एक बात होगी। सो नंबर ऑफ सिग्नल्स, they are nothing but a number of different type of hydrogen. Position of signal will tell you about the electronic environment and each kind of proton. ठीक है, मतलब अगर आपका इनेमर का पीक आता है, आपका इनेमर का सिग्नल आता है आपका से 5 to 8 के बीच में, ppm 5 ppm to 8 ppm आता है आपका, मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया कि आपके कंपाउंड में बेंजीन देंगे। ठीक है, आप क्या डेल्टा पे पीपीएम वैल्यू आता है 4 to 5, उसका मतलब क्या है कि उसमें अल्कोहलिक हाइड्रोजन है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ सिग्नल विल टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ ईच काइंड ऑफ प्रोटॉन। Intensity of different signal will give you information regarding the relative number of protons in the different kinds. The
splitting signal will give you information about the absorbing with respect absorbing neighboring hydrogen neighboring splitting of signal will give you information about the number of hydrogen present on the neighboring carbon atom. C13 NMR आपने अभी तक जो रखा है उसको बोलते हैं PMR प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस. उसमें आपको सो PMR विल गिव यू आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द स्ट्रक्चर. दूसरा एक टाइप होता है CMR C13 NMR. So it is also known as CMR, which will give you idea regarding the number of different carbon atom present in the molecule. इस CMR में क्या पता चलेगा आपको नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन कितना है. जैसे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट होता है वैसे ही कार्बन का होता है इसमें. तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो डेल्टा स्केल है आपका PMR में प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस में 1 to 10 होता है. तो इसमें थोड़ा सा अलग होता है 0 to 2 सॉरी उसमें 0 to 10 होता है NMR में. और ये CMR में क्या होता है 0 to 200 होता है. इसमें भी TMS यूज करते हैं